नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो हम आप तक पल पल पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। और बीते 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों के अंदर अंदर 2023 संक्रमितों की मौत हो चुकी है पूरे देश में। 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,67,457 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में 13,01,19,310 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है, वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। कई राज्यों में तो पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच संक्रमण में रफ्तार जो कमी देखी गई थी पिछले कुछ 3 महीनों के पहले, वो नहीं देखी जा रही है। जो पिछले 3 महीनों से कोहराम मचा हुआ है वो बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 लाख के ज्यादा आंकड़े पार कर चुके हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर ये मामला सामने आया है और एक्टिव मरीजों की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा हो गई है। तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है, खास करके महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तो आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन भी लगाने का विकल्प चुना है। लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना इस बार बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार के सामने भी और राज्य सरकार के सामने भी ये बड़ी चुनौती है। और बात करें यूपी में तो यूपी में भी लगातार संक्रमण का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 29,754 नए केस सामने आ चुके हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर 63 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। यूपी में यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है। 29,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 29,754 केसेस सामने आ चुके हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर 63 मौत भी हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो रहे हैं। लेकिन राज्य स्तर पर तमाम कोशिशें जारी हैं कि इस बढ़ते संक्रमण पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। इसके लिए तमाम सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। और क्या करें क्या ना करें, आंख, नाक, कान, मुंह को ढक कर रखें। खांसने छींकने पर नाक मुंह को ढकें और पार्सल को जल्दी ना छुएं। कोई भी अगर पार्सल आपके पास आता है तो उसे जल्दी ना छुएं। खाने पीने का खास तौर पर देखिए ध्यान रखिए, जंक फूड ना खाएं, बाहर की चीजें खाने से बचें, तली हुई चीजें खाने से बचें और अपने हाथ समय समय पर धोते रहें। सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, यानी कि 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। घर से बाहर कम से कम निकले, जरूरी हो तभी निकले, बिल्कुल बाहर ना निकले, ये भी कोशिश करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें फिलहाल अभी तक के लिए। और आंख, नाक या मुंह को ना छुएं। अस्पताल जल्द से जल्द जाएं। जैसे ही आपको लगे कि आपको जरा सा भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, कोरोना के लक्षण, तो आप तुरंत अस्पताल की ओर रुख करें, डॉक्टर से सलाह लें। तो ये तमाम सावधानियां आपको बरतनी होगी। और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, लखनऊ से जितेंद्र, दिल्ली से यश, कानपुर से आशीष और आगरा से मानवेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैं रुख करती हूं यश की तरफ। दिल्ली में हालात क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय बुरे देखे जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर अंदर हमने पहले भी जिक्र किया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर 277 मरीजों की मौत हो चुकी है अकेले दिल्ली में। यश, जो हालात हम अभी देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा देखिए चिंताजनक है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र सरकार से मदद भी मांग रही है। और अब आगे क्या रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन भी है 6 दिन का। बिल्कुल एनडीपी, देखिए लगातार संक्रमण जो है वो दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 28,395 मामले कोरोना के सामने आए हैं और वहीं 277 लोगों की मौत जो है वो दिल्ली में हुई है। और जो अब पॉजिटिविटी रेट है अंजलि, वो जो है वो दिल्ली में हुई है। और जो अब पॉजिटिविटी रेट है अंजलि, वो भी 30 के पार कर गया है, मतलब 32.82 पहुंच गया है। और वहीं अगर 2 दिन भी ऐसे ही संक्रमितों की संख्या दिल्ली में आई तो 10 लाख के पार पहुंच जाएगा कुल एक्टिव केसेस का मामला। और वहीं 12,500 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक कुल कोरोना संक्रमण से दिल्ली में हो चुकी है। अंजलि, आपने भी सही कहा कि फिलहाल 1 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो दिल्ली में लगा हुआ है। आगामी 26 अप्रैल तक ये लॉकडाउन रहेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार तैयारियां कर रही है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने की जो है चेष्टा लगातार की जा रही है सरकारों के हिसाब से। बिल्कुल, ये कोशिश तो की जा रही है,
लेकिन वॉइस डबल हो रही है अभी फिलहाल। बिल्कुल, रुक करती हूँ। लखनऊ से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। जितेंद्र, आज टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक भी जारी है, जो जारी हो चुकी है। अब आगे क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? आप तक क्या अपडेट पहुंच रही है? देखिए अंजलि, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बात की जाए आंकड़ों की, तो 5,000 का आंकड़ा 5,013 का आंकड़ा है। हालांकि राहत भरी खबर है और 3,900 कुछ जो लोग हैं वो सही होकर जाए हैं। तो स्थिति अब फिलहाल कंट्रोल में आई है। 24 घंटे की बात की जाए तो स्थिति कंट्रोल में है और उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार न्यूजीलैंड के साथ रोज बैठक कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कैसे संक्रमण को रोका जाए, राजधानी में जिस तरह की हालात है उस पर कैसे रोका जाए। जो 5 जिलों की बात कर रहे थे, हाईकोर्ट ने भी इसको आदेश दिया था, तो स्थिति उस पर कंट्रोल कैसे की जाए। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो, बेड की बात की जाए तो। और अस्पताल राजधानी में भी 5 अस्पताल तैयार किए गए हैं, जिसमें बात की जाए तो मेदांता की, थाना हॉस्पिटल की, ऐसे 5 अस्पतालों को और कोविड के लिए तैयार कर दिया गया। तो आगे रणनीति क्या हो, रणनीति में क्या क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी करनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ इतनी जल्दी राहत देने की काम की जाए जनता को, क्योंकि ऑक्सीजन की जिस तरह से लगातार किल्लत बनी हुई है उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित है और उसको लेकर कहीं ना कहीं प्लांट लगाने के लिए भी चर्चाएं हो रही हैं। और ऑक्सीजन की कमी और कहाँ से पूरी, किसी दूसरे राज्य से मंगाई जाए, इस तरह की तमाम बातें के साथ हो रही है। बिल्कुल, लेकिन आगे रास्ते क्या निकाले जा सकते हैं? क्योंकि यूपी सरकार ने पहले ही इनकार कर दिया है लॉकडाउन लगाने से जितेंद्र, लेकिन इसके आगे यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को 1 हफ्ते की रिपोर्ट सौंपनी होगी, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी कि तमाम जिलों में प्रयास आखिर क्या किए जा रहे हैं, ये भी तो दिखाना होगा। देखिए बिल्कुल, 1 हफ्ते में सरकार अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और किस तरह की तैयारियां कर रही है इस पर रिपोर्ट देना है हाईकोर्ट को। तो वही दूसरी तरफ लगातार तैयारियां की जा रही है, बेडों की व्यवस्था कर ली जा रही है और कहीं ना कहीं लगातार जो मरीज संक्रमित हो रहे हैं उनको होम आइसोलेशन में कैसे उन तक दवाएं पहुंचे और कैसे सैनिटाइजेशन कर दिया जाए। लेकिन अन्य सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कैसे बढ़ते संक्रमण को। रणनीति की बात की जाए तो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद कहीं कहीं दोनों का वीकेंड लॉकडाउन का फैसला तो हो गया। शनिवार और इतवार को वीकेंड लॉकडाउन लगेगा, पूरी तरह से जो है उसको रोका जाएगा और कहीं ना कहीं पूरी रणनीति तैयार की जाए। दूसरे वीकेंड लॉकडाउन के साथ क्या स्थिति रहेगी ये तो आप वीकेंड डाउन जब शनिवार आएगा तब पता चलेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से लग जाएगा वीकेंड लॉकडाउन और सोमवार को सुबह 7 बजे तक ये रहेगा। 2 दिन में किस तरह की राहत मिलेगी, क्या इस वीकेंड डाउन सफल होगा या नहीं होगा, क्या लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये तो अभी 1-2 वीकेंड लॉकडाउन में पता चल जाएगा। बिल्कुल, ये देखना होगा कि लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, ये फिलहाल सामने आ ही जाएगा। और कानपुर से आशीष है हमारे साथ। कानपुर के क्या हालात देखे जा रहे हैं आशीष, क्योंकि चालान बड़े स्तर पर काटे जा रहे हैं कानपुर में? जी अंजलि, बिल्कुल, अभी पिछला 24 घंटा गया है, 1525 नए मामले आए हैं और 15 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है। 4 जो मौतें हुई हैं वो देर से पोर्टल पे चढ़ाई गई हैं और लगातार प्रशासन मुस्तैद है। भारी पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने पहले ही कहा हुआ था कि हम जो है वो सख्ती से कड़ाई से पालन कराएंगे, चाहे नाइट कर्फ्यू का, आने वाला वीकेंड लॉकडाउन हो और संडे वाला पिछला लॉकडाउन गया है। भारी संख्या में चालान हो रहे हैं, लेकिन जो जन भागीदारी है वो कहीं ना कहीं अब दिखानी पड़ेगी लोगों को, क्योंकि ये कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से कानपुर के अंदर अंजलि बढ़ रहा है। मैं ऑक्सीजन की बात बता दूं, कल लगभग 36 टन की आपूर्ति हुई है ऑक्सीजन की। अब 13 टन ऑक्सीजन बची हुई है आज के लिए और 1000 रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिनकी आपूर्ति की जा रही है। और देर रात तक प्रशासन ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन देर रात तक पहुंचने का है कि 35 टन ऑक्सीजन अभी भेज दी जाए। शासन प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पे है और बेडों, जैसे ही सीएम योगी ने जो 5 राज्य उन पे बोला गया है कि बेडों की संख्या ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बढ़ाई जाए। तो आज बता दूं, रेलवे का ग्राउंड है निराला नगर, वहां पर कल राजशेखर जो है कमिश्नर, उन्होंने जो निरीक्षण किया है और डीआरडीओ का के लिए जो हॉस्पिटल बनाती है एजेंसी, उससे कंपनी से संपर्क किया, उनके कंपनी के आला अधिकारी ने भी समझ गए। तो 400 से 800 बेडों की संख्या यहाँ पे बढ़ाई जाएगी
और आला अधिकारियों के साथ कल निरीक्षण किया, तो शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन हालात जो हैं अंजलि, वो संक्रमण जो वो रुक नहीं रहा है। देखिए हालात तो चिंताजनक बने ही हुए हैं आशीष। सरकार और प्रशासन दोनों के सामने ये बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है इस बार। शायद ये बात अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए इतने बड़े स्तर पर चालान काटे जा रहे हैं। आगरा से मानवेंद्र भी है हमारे साथ, आगरा की स्थिति भी जान लेते हैं, वहां पर क्या कुछ हालात चल रहे हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास मानवेंद्र? आपको बता दूं अंजलि, पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 493 में मामले सामने आए हैं। अगर टोटल बात की जाए जो वीकेंड लॉकडाउन हुआ है उसके बाद 2 दिन के अंदर लगातार लगभग 960 मामले शहर में सामने आए हैं, तो अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि चाहे नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा हो या फिर वीकेंड लॉकडाउन, लेकिन इसका असर कुछ भी कोरोना पॉजिटिव बढ़ती संख्या पे नहीं लग पा रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी कहने लगा है कि लॉकडाउन लगाया जाए, हालांकि कुछ आर्थिक इस तरीके से मापदंड रखे जाए कि आर्थिक तौर पर आदमी परेशान ना हो, लेकिन लॉकडाउन कुछ न कुछ तरीके से लगाया जाए। इसमें कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि आज भी प्रशासन के जो कमियां बहुत सामने आ रही है, जहाँ पे पॉजिटिव निकल रहे हैं, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो रही है जिन इलाकों में, वहाँ पे भी प्रशासन द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसे संक्रमित परिवारों को लोग बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और वही संक्रमित की संख्या बढ़ती नजर भी आ रही है, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों बेसिक सोए हुए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको सबसे बता दूंगा, अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है। बात की जाए तो फेविक्विक जो कोविड की टैबलेट है वो बाजार में काला बाजारी में बिक रही है। आपका ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए जो ऑक्सीमीटर मिलता है वो 500 साढ़े 500 रुपए मिला करता था, 2500 के आसपास मिल रहा है। तो अभी लॉकडाउन की अफवाह को लेकर बाजार में भी हलचल बहुत ज्यादा है। बाजार में सब चीजों को खाने पीने के सामान बढ़ा दिए गए, काला बाजारी तेजी हो रही है। हालांकि पीएम मोदी ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि काला बाजारी को रोका जाएगा, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो ऐसा कुछ भी होने को नहीं मिल रहा है। अंजलि यश, जमीनी स्तर पर हकीकत क्या देखी जा रही है? लॉकडाउन भी लगा हुआ है और राज्य सरकार की ओर से कोशिश भी की जा रही है। सीएम केजरीवाल ये इस बात को बार बार कह रहे हैं कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, जिनको पूरा करने के लिए भी प्रयास लगातार जारी है। किसी भी को कोई भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रयास लगातार जारी है। जमीनी स्तर पर हकीकत आपके सामने क्या आ पा रही है, क्योंकि लगातार आप नजर बनाए हुए हैं? अंजलि देखिए, अगर 6 दिन के लॉकडाउन की बात करें दिल्ली में, तो उसका असर फिलहाल पूरी दिल्ली में देखा जा रहा है। जो दिल्ली प्रशासन है, जो दिल्ली पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके अलावा लोगों से पूछा जा रहा है, उनकी परमिशन मांगी जा रही है, ई पास पूछा जा रहा है। अगर वो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं तभी उन्हें जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उन्हें घर वापस जाने की अपील जो है वो की जा रही है। और बात करें अंजलि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की, स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो हाँ फिलहाल दिल्ली में अभी बेड की जो है भारी ज्यादा कमी चल रही है। सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कुल 18,000 से ज्यादा बेड जो है वो है, और इसी के साथ साथ वहां पे 2,500 बेड खाली है 18,000 बेड में से। और इसी के साथ साथ बेड जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। चाहे राधा स्वामी व्यास की बात करें, यूथ कॉम्प्लेक्स की बात करें, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें, वहां पर सब दूर बेड जो है वो बढ़ाया जा रहा है। ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में अंजलि एक बड़ी खबर बता दें कि अब से कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की बैठक होने वाली है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से बैठक होनी है और इस पर ऑक्सीजन को लेकर पूरी समीक्षा बैठक की जानी है। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बात की है और उन्हें ऑक्सीजन के बारे में बताया है। और इसी के चलते एलएनजेपी हॉस्पिटल, सासाराम हॉस्पिटल और ऐसे तमाम हॉस्पिटल हैं जहां पर आज ऑक्सीजन के टैंकर जो है पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो कमी है अंजलि, वो अब लगातार पूरी की जा रही है और बेड्स को भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसी तस्वीर कल भी देखने को मिली अंजलि एलएनजेपी पर कि जब लोगों के पास ऑक्सीजन तो था लेकिन उनके पास बिल्कुल बेड नहीं था। जो लोग जहां पर उन्हें ऑक्सीजन लगाया था वो लोग वहीं बैठे थे, अभी तक उन्हें बेड जो है वो अलॉट नहीं किया था। और कहीं ना कहीं कार्रवाई भी इसको लेकर अंजलि लगातार की जा रही है कि दिल्ली ऐप पर जो बेड खाली है, अगर वहां पर गलत पुष्टिकरण जो है किया जाता है किसी भी हॉस्पिटल के तरफ से, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हालांकि तमाम कोशिशें जो की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, और वहीं जो केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार के भी अंजलि हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो केंद्र सरकार भी लगातार ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ डीआरडीओ में भी 500 से अधिक बेड जो है ऑक्सीजन के वहां पर उन्होंने लगाए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के जितने हॉस्पिटल है वहां पर 10,000 बेड जो है वो रखे जा सकते हैं और उन्हें कोरोना के लिए सुरक्षित किया जाए। जितेंद्र, ये देखा जा रहा है कि सरकार की ओर से तो तमाम प्रयास जारी है, लेकिन जो अस्पतालों में इंतजाम है वो मरीजों के लिए नाकाफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे मरीज हैं जिनको
शिफ्ट कर दिया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है हॉस्पिटल्स के, ऐसा भी किया जा रहा है, क्या हकीकत है? हकीकत की बात की जाए तो बस्तर से अस्पतालों में बेड, हालांकि राह बड़ी हुई है कि आज 5 अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया है और कभी कभी जो कमियां हैं वो सरकार पूरी कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अस्पतालों में कोविड अस्पताल बनाया जाए, होटल से भी बात की जा रही है, यहाँ हज हाउस को भी कोविड सेंटर बनाया गया है। तो लगातार डीआरडीओ के माध्यम से भी यहाँ पर तैयारी चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश भी दिए हैं कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए और अधिकारी को तमाम तरह के निर्देश भी 11 दे दिए हैं। तो स्थिति हालांकि खराब है अंजलि, और क्योंकि लोगों के पास अस्पताल नहीं है और सबसे बड़ी कमी ऑक्सीजन की है। राजधानी में ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन को कहीं कैसे पूरे किया। हालांकि प्लांट लगाने के आदेश नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल प्लांट की अभी नहीं, लेकिन सीबीआई ने सिर्फ एक ही प्लांट लगा था 20,000 लीटर का और लगाने की कोशिश की जाए, लेकिन अभी फिलहाल जमीनी हकीकत पर प्लांट अभी कोई स्थापित नहीं हुआ है। जितेंद्र, अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें, फिलहाल लखनऊ में कितने अब तक आंकड़े सामने आ चुके हैं कोरोना के? देखिए, यूपी की बात की जाए तो आंकड़ा का जो बात की जाए तो 5,000 से का जो है आंकड़ा आया है, वो स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और आंकड़े की बात की जाए तो आंकड़े लगातार थोड़ा सा सुधार आया है और उसमें सही जो राहत भरी खबर यह है जिससे जो लोग सही होने की जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वीकेंड लॉकडाउन सरकार लगाए तो शायद उससे कुछ फायदा होगा। अगर फायदा नहीं होगा तो लॉकडाउन की जरूरत तो पड़नी क्योंकि कई राज्यों को जरूरत पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन सरकार ट्रायल के तौर पर ला रही है क्योंकि लोगों की जीवन की रोजी रोटी भी देखनी है, उनका जीवन भी देखना है और उसको लेकर भी सरकार ख्याल में रख रही है फिलहाल। लेकिन बिल्कुल जितेंद्र, आपका कहना भी सही है, लेकिन लोगों की राय और प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हैं। इसको देखते हुए इस बार ये फैसला लिया गया है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि जितना हो सके लॉकडाउन से तमाम राज्य सरकारें बचे और जब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए तभी लॉकडाउन की ओर बढ़े। फिलहाल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाए। बात करते हैं अगली खबर की। देश में ऑक्सीजन की कमी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इस ट्वीट में प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। सरकार ने कोरोना का खतरा होते हुए भी दोगुना ऑक्सीजन देश के बाहर भेजा है, यह आरोप लगाया है प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा कि 2019 से 20 में 4,502 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देश में बाहर भेजा गया है, लेकिन 2020 से 2021 में 9,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देश में बाहर गई है। ये तमाम आरोप प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए लगाए हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। ये तमाम आरोप प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए लगाए हैं। उनका कहना है कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत देश, लेकिन इस भारी किल्लत के बीच सरकार ने ऑक्सीजन बाहरी देशों को सप्लाई की है, ये बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर प्रियंका गांधी ने। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश जूझ रहा है, पहले रेमडेसिविर को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था और अब ऑक्सीजन की कमी को लेकर ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। उनका कहना है कि 2020-21 में भारी मात्रा में ऑक्सीजन बाहरी देशों में सप्लाई की गई है, बाहर भेजी गई है, जब पूरा देश ऑक्सीजन की मारामारी से जूझ रहा है। और इस बीच प्रियंका गांधी का ये ट्वीट काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक बार फिर से आरोप लगाया जा रहा है तमाम कोशिशें जहां की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से कि तमाम राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, ऑक्सीजन समय रहते पहुंचाई जाए। और देखिए, ऑक्सीजन की अवधि भी जहां दिल्ली में खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी थी कि ऑक्सीजन की अवधि भी निर्धारित है और अगर समय रहते केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई तो हाहाकार मच जाएगा। और इस बीच प्रियंका गांधी का ये ट्वीट काफी ज्यादा चौंका देने वाला है, जब प्रियंका गांधी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच ऑक्सीजन बाहरी देशों में पहुंचाई गई है। ये स्थिति है देश की। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की उत्पादकता की जाती है। ये आरोप तमाम लगाए हैं प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए और इससे पहले भी रेमडेसिविर और एंटीवायरल को लेकर भी आरोप लगाए थे प्रियंका गांधी ने।
और हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। बुलंदशहर से अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र की ओर रुख करते हो। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर लगे हुए हैं और लगातार तमाम अपडेट आप फॉलो भी कर रहे हैं। जी अंजलि, बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में करीब 640 एक्टिव केस आए गए हैं कोरोना के, जिनमें कि 255 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 8 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस समय ऐसा प्रतीत दिखाई दे रहा है कि कोरोना बिल्कुल घातक साबित हो रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की जो सीमा है वो दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई है। साथ के साथ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी पूरे अलर्ट मोड पर है, और साथ के साथ जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरा अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेली मास्क अभियान चलाया जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है पब्लिक पर, जिससे कि पब्लिक सचेत रहे, घरों में ही रहे, अगर जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी गांव और जो शहर में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें सैनिटाइजिंग का काम चालू हो रहा है। साथ के साथ उत्तर प्रदेश में सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी साफ तौर पे शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश में। तो अब जो बात करें अगर गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर में भी प्रशासन पूरी तरह से इस समय सतर्क है। जो दिल्ली से लोग अगर बात करें, अगर दिल्ली से लोग अगर गौतम बुद्ध नगर की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो उनका डीएनडी बॉर्डर पर कोविड टेस्ट हो रहे हैं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है तो उसको वापस किया जा रहा है। अगर ज्यादा ही सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको एडमिशन कराया जा रहा है अस्पतालों में। तो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है इस समय। जी अंजलि। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं संजय खान। संजय, आपके पास क्या कुछ अपडेट पहुंच पा रही है, क्योंकि तमाम सावधानी और तमाम प्रयासों के बीच कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन और शासन सख्त तो है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है प्रयागराज के अंदर जो मौतों का आंकड़ा है या कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है, तो मरीजों का जो आंकड़ा है वो 2000 के नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही जा रहा है। चाहे 2100, 2200, 2300, 2400 इस तरीके से संक्रमित मरीजों के आंकड़े मिल रहे हैं। अब मौतों के आंकड़े की बात किया जाए अंजलि जी, तो प्रयागराज के अंदर प्रतिदिन 13, 14, 15 इस तरीके से मौतें हो रही है। आपको बता दें कि इस समय आज रामनवमी है, तो वहाँ प्रयागराज के संगम क्षेत्र में स्नान करने वाले और जो धार्मिक स्थल है, जो मंदिर है, वहाँ पे पूजा पाठ करने वालों को कोरोना पर आस्था भारी पड़ रही, वहाँ भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर अस्पतालों कोविड अस्पतालों की बात की जाए अंजलि जी, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज्यादा किल्लत अब प्रयागराज में भी देखने को मिल रही है। रेमडेसिविर की दिक्कतें सामने आ रही, कोई अस्पताल बिना परमिशन के उनको एडमिट नहीं किया जा रहा। जो निजी अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर ले जा रहे हैं, लेकिन वहां ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। जो घरों में अपने आइसोलेट है अंजलि जी, तो वो ऑक्सीजन को रख लिए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं। कालाबाजारी के साथ जो ऐसे घर में आइसोलेट है, तो वो एडवांस में अपने घर में ऑक्सीजन को रख लिए कि मान लीजिए आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ती है, ऑक्सीजन की जिस तरीके से कमियां हो रही है, तो अपने घरों में रख लिए। कुछ लोगों के पास ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं अंजलि जी कि जो ऑक्सीजन तो रखे हैं लेकिन ऑक्सीजन की किट उनके पास नहीं मिल रही। तो इस तरीके से प्रयागराज के अंदर जो मामले हैं, जो कोरोना का संक्रमण है, अफरा तफरी का माहौल मच चुका है, बेकाबू हो चुका है। चारों तरफ जिधर देखा जाए उधर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लोग मौतें से घबराए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो कुछ लोग कोरोना से लड़ने के लिए वो जागरूक है, वो तैयार है, तो हॉस्पिटल में जो भर्ती हो रहे हैं, तो वहाँ की अव्यवस्थाओं के साथ उनको लड़ने की क्षमता उनकी टूट जा रही। तो यहाँ पर ये जागरूकता दिखाने की जरूरत है शासन प्रशासन को, उनको हिम्मत बनाए। यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं होगी, किसी भी तरीके से अव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी अंजलि जी। तभी एक बार जो बीते लॉकडाउन सीएम योगी आदित्यनाथ ने लागू किया है, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी प्रशासन और शासन एक बार सख्ती जरूर दिखाए। जिस तरीके से मास्क के लिए चालान किया जा रहा है, लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया जा रहा है, तो ऐसे में हमें ये चाहिए, जनता जागरूक है, लेकिन कुछ जो पब्लिक है, जो आम जनता है, तो उसको ये दिक्कत है। जिस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के बाद लोग पलायन कर रहे हैं, तो अंजलि जी यहाँ पे ये दिक्कत है कि लोगों के अंदर एक खौफ है कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो आने वाले समय में अगर लॉकडाउन लग जा रहा है तो हम किस तरीके से अपने घरों का भरण पोषण करेंगे। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं एक विपरीत दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और जनता को जागरूक होकर के एक बार ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं। अगर हमें अपने परिवार को बचाना है,
तो शासन प्रशासन के आदेशों का इंतजार न करें, अस्पताल का बिल्कुल, मुंह और न देखें। मनमानी करने हम से खुद बचना स्वस्थ रहें और होगा। सुरक्षित संजय, रहें। आपके पास वापस आऊंगी और बदायूं से भी हमारे संवाददाता विजय श्रीवास्तव हैं। विजय, आपके पास क्या कुछ अपडेट आ रही है? लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इस बीच आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? अंजलि, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश के अंदर लगातार कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर मैं बदायूं की बात करूं तो बदायूं में 19 तारीख की रात्रि 12 बजे तक की रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ लगभग 1000 से ज्यादा एक्टिव केस जो है वो अब तक है बदायूं के अंदर। वहीं जिला प्रशासन लगातार जो है पूरी व्यवस्था किए हुए है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं सीएमओ इस्पाल ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं जो है टीमों का गठन किया गया है। 4 नोडल अफसर जो है वो बनाए गए हैं जो लगातार निगरानी करेंगे, जिसमें उनको अपना समय दिया गया है कि आप किस किस काम को आप करेंगे। वहीं लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से चिंतित दिखाई दे रहा है। L1 L2 हॉस्पिटल को जो है लगातार एक्टिव मोड पर रखा गया और लगातार जो कोविड पेशेंटों की लगातार संख्या जो बढ़ रही है उन्हें लगातार जो है हॉस्पिटल के L2 में एडमिट कराया जा रहा है। अंजलि, मैं एक चीज यहाँ पर और बता दूं, स्वास्थ्य विभाग ने लगातार तैयारियां की हुई है। जिस तरीके से नोडल अधिकारियों को नामित किया है वो नोडल अधिकारी अलग अलग जो है वो कार्य देखेंगे। जैसे कि एम्बुलेंस का कार्य एक नोडल अधिकारी देखेगा, तो वहीं सैंपलिंग का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं बेड की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, इस तरीके से अलग अलग चीजों को डिवाइड किया गया है जिससे आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको और क्लियर कर दूं, बदायूं में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में बदायूं की एडीएम प्रशासन है रितु पुनिया, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कुछ दिन पहले विधायक कुशाग्र सागर जो बीजेपी के बिशौली से विधायक है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उससे पहले उनके पिताजी योगेंद्र सागर पूर्व विधायक पूर्व मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो लगातार बदायूं में भी लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है और लगातार जिला प्रशासन जो है इससे निपटने के लिए तमाम तैयारियां कर रहा है। लेकिन भाई अगर अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो बदायूं में अभी भी थोड़ी जरूर लापरवाही देखी जा सकती है। जिस तरीके से लगातार कोविड पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, लगातार लोगों को काम करना पड़ेगा और जितनी अवेयरनेस अभी तक देखी गई है उससे कहीं ज्यादा लोगों को क्योंकि ये जागरूक लोगों होना को ये पड़ेगा। बात समझनी होगी विजय कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। बुलंदशहर से अशोक कुमार है हमारे साथ। अशोक, कितने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल फिलहाल बुलंदशहर में बनाए गए हैं? क्योंकि देखिए बाहर से आने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। दिल्ली के सबसे नजदीक है बुलंदशहर और ऐसे में दिल्ली से कई सारे लोग रुक कर चुके हैं। पलायन अब बड़े स्तर पर एक बार फिर से जारी है। बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं बुलंदशहर ये दिल्ली एनसीआर ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद से सटा हुआ जनपद है। तमाम प्रवासी जो मजदूर हैं वो प्लान कर दिए हैं कि दिल्ली में अभी लॉकडाउन लग चुका है और वीकेंड तमाम मजदूर काम करते थे अपने जनपद बुलंदशहर के लिए वापस आ रहे हैं। वो तमाम सीमा पर ग्रेटर नोएडा के सीमा टोल प्लाजा पड़ता है, वहां पर उनका टेस्ट किया जा रहा है जिसमें पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। उनको हॉस्पिटल L1 हॉस्पिटल भर्ती कराया जा रहा है और जहाँ उनको होम क्वारंटाइन करा जा रहा है। अब हालात बुलंदशहर की लगातार बिगड़ती नजर आ रही है क्योंकि बुलंदशहर में 24 घंटे के केसेस में आपको बताऊं तो करीबन 303 केसेस बुलंदशहर में निकल कर आए हैं। 1800 केसेस के करीब पहुंच चुका है बुलंदशहर और करीबन 114 केसेस डिस्चार्ज किए गए हैं कल बुलंदशहर। जिलाधिकारी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्यों रात को मीटिंग ली गई है क्योंकि सीनियर अधिकारी के साथ देर रात को मीटिंग ली गई है और करीबन 700 बेड बढ़ाए गए हैं बुलंदशहर में। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन जनपद में पूरी कराई गई है और करीबन 700 जो बेड बढ़ाए गए हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल हाई कर गए हैं और सिनेमा जिसमें शादी समारोह होता है वहां पर मैरिज होम भी हायर करे गए हैं जिसमें रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हालात को सम्मान करने के लिए जिस कदर डीएम रविंद्र कुमार लगातार ग्राउंड जीरो पर जनपद के तमाम एरिया में दौरा कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं जनता को, क्योंकि कोरोना की चैन तोड़नी है तो मास्क लगाना जरूरी है और सोशल डिस्टेंस का पालन कराना भी है। क्योंकि हाल ही में 29 तारीख को बुलंदशहर में पंचायत चुनाव भी चल रहा है। पंचायत चुनाव की भी दृष्टि रखा जा रहा है कि जितने भी पंचायत प्रत्याशी हैं थाना प्रभारी उनके साथ मीटिंग करें और सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए और ज्यादा भीड़ न जुटाई जाए। तमाम जितने भी हैं अधिकारियों के साथ में दिशा निर्देश दिए गए। अब देखना यह होगा कि जिसे वीकेंड लॉकडाउन लगने की
में हालत समान होती है या लगातार इजाफा होता है केसेस में। अब 24 घंटे का, जैसे अभी हाल ही में 35 घंटे का जो लॉकडाउन बुलंदशहर में लगाया गया था, हालत बिल्कुल भी समान नहीं हुई थी, क्योंकि करीबन 350 के पार में केसेस निकल कर आए थे। क्योंकि लगातार इस कदर की बात बताओ, पिछले साल का मैं आपको रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ, पिछले साल करीबन 250 रिकॉर्ड बुलंदशहर में थे कि इसी पिछले साल अप्रैल के महीने में। अब हालात यह है कि अब इस साल में करीबन 18 से तो करीब जो केसेस निकल कर आए हैं वो सिर्फ अप्रैल के महीने में है, पिछले साल के। और लगातार ये समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो संबोधन रहा, जिसका सभी को इंतजार भी रहता है कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री आखिर क्या निर्णय आगे लेने वाले हैं। उन्होंने लोगों को बड़े स्तर पर समझाने की कोशिश की है और ये बात भी कही है कि जितना हो सके लॉकडाउन से बचे और लोग मास्क का उपयोग समय समय पर करें, क्या ना करें, ये तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि टीका की जो संख्या है वो भी बढ़ाई जाए, बड़े स्तर पर लोगों को, टीका निर्माताओं से ये भी उन्होंने आग्रह किया है कि नागरिकों को कम समय में टीकाकरण करने के लिए अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी। इसके लिए अब आगे क्या कुछ देखा जा रहा है, वैक्सीनेशन में कितना ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है? अंजलि, साफ तौर पे पीएम नरेंद्र देर रात्रि संबोधन हुआ था, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि 1 मई से जो 18 साल से ऊपर आयु है उनको सभी को टीकाकरण होगा और वो मुफ्त टीकाकरण होगा। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो टीकाकरण है वो काफी तेजी से टीकाकरण हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में टीकाकरण बहुत तेजी से चल रहा है। पर कहीं ये ऐसा भी देखा जा रहा है कि टीकाकरण होने के बाद भी कुछ लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो एक कोरोना जो डोज लग रही है, वैक्सीन जो लग रही है, कहीं ना कहीं उसके कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं लोगों में। पर एक तरफ, दूसरी तरफ साफ तौर पे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य जो विभाग है उसका भी साफ तौर पे कहना है कि सभी लोग इस वैक्सीन को लगवाएं, इससे डरे नहीं, क्योंकि जो कंट्रोल किया जा सकता है, जो वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी और अपने आप को सैनिटाइज करें। तो यही सब चीजें हैं जिससे कि कोरोना से बचा जा सकता है। तो अब देखना होगा कि क्योंकि गौतम बुद्ध नगर दिल्ली के से सटा हुआ है जिला है और सीमा भी इसकी उत्तर प्रदेश की जो सटी हुई है दिल्ली से, तो दिल्ली में आवाजाही ज्यादा है। तो इसी के चलते जो स्वास्थ्य विभाग है और जिला प्रशासन है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है। हर किसी की टेस्टिंग हो रही है डीएनडी बॉर्डर पर। और साथ के साथ अब कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है कि लोग लॉकडाउन के डर से पलायन भी स्टार्ट कर दिया कुछ लोगों ने। दिल्ली में साफ तौर पे देखा जा रहा है, उधर गौतम बुद्ध नगर में भी, परी चौक के आसपास भी जो लोग एटा या मैनपुर या आगरा की साइड के वो लोग पलायन शुरू कर रहे हैं। जो मजदूर लोग यहाँ ग्रेटर नोएडा में नौकरी कर रहे थे वो भी अब लॉकडाउन के डर से पलायन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों के दिल से वो डर भी निकालना होगा प्रशासन को, क्योंकि साफ तौर पर जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनका भी कहना है कि लोग कहीं ना जाएं, अपने जहाँ पे नौकरी करें वहां नौकरी करें, बस ये जो कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। पालन करने के बाद, क्योंकि जो ये चैन जो एकदम स्टार्ट हुई है, अचानक से जो तेजी आई है कोरोना संक्रमित लोगों की, कहीं ना कहीं इस चैन को तोड़ना होगा और इसमें सभी लोगों को साथ देना होगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइन में जिस तरीके से परिवर्तन किए गए हैं, जो नई गाइडलाइन आई है, क्योंकि जो नए संक्रमित पाए जा रहे हैं उनमें कई तरीके के लक्षण में बदलाव आ रहा है, जैसे कि निमोनिया जैसा अगर लक्षण पाया जा रहा है तो ये भी कहा गया है इस नई गाइडलाइन में कि उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। और भी कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि सीने में जकड़न जैसी जो लक्षण है वो भी कोरोना संक्रमण की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या नई गाइडलाइन के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है? अशोक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अशोक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अंजलि। अशोक, जैसा कि नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की है इस बार और उसमें कई तरीके के परिवर्तन किए गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति में निमोनिया के भी लक्षण पाए जाते हैं, निमोनिया इस ओर इशारा कर रहा है कि वो व्यक्ति भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है या फिर आने वाला है। दूसरी ओर अभी तक हम ये देख पा रहे थे कि अगर बॉडी पेन होता है या फिर खांसी ज्यादा आती है,
कफिंग ज्यादा होती है, तो ऐसे में संक्रमण की ओर इशारा किया जाता है। लेकिन अब कई ऐसे लक्षण हैं जिनमें बदलाव भी देखा गया है, चाहे वो निमोनिया हो या फिर सांस लेने में तकलीफ हो, और साथ ही साथ अगर हल्का फुल्का बुखार भी आ रहा है तो ये संक्रमण की ओर इशारा कर रहा है। क्या जनता इसके लिए अब जागरूक है नई गाइडलाइन के बारे में? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं, जिस कदर मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम के चेंज के अनुसार खांसी जुकाम होना लाजमी है, जिसके चलते सभी अभी ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर की मैं बात करूं तो लगातार इसकी जो ओपीडी बुलंदशहर में बंद कर दी गई है। फिलहाल उनकी जो कोविड की जो नई गाइडलाइंस आई है उनको विशेष तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। जो भी व्यक्ति इस तरीके का संदिग्ध होता है उसे फिलहाल अब स्वास्थ्य विभाग गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की तरह उनका जांच करने के लिए एक टीम गठित की गई है सीएमओ की तरफ से। देर रात को जो मीटिंग हुई थी, रात डीएम और एसएसपी तमाम सीनियर अधिकारी के साथ में, कि मौसम के चलते खांसी और जुकाम होना लाजमी है, उनको चलते उनके प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएगी, उनको जागरूक करेगी और उनका टेस्ट करेगी। जो कोरोना के लक्षण भी पाए जाते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन या L1 हॉस्पिटल, तमाम जितने बुलंदशहर के एहतियात की तरह हॉस्पिटल जो खोले गए हैं कोविड हॉस्पिटल, उनको वहां पर शिफ्ट करा जाएगा। फिलहाल अभी स्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी अलर्ट मोड पे है। लगातार जनपद बहुत बड़ा है, बुलंदशहर भी काफी बड़ा क्षेत्रफल है, क्योंकि तमाम इसमें से काफी बड़ा क्षेत्रफल है, तो जिसको चलता जागरूक भी करना है और तमाम जितने भी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनको अनाउंसमेंट के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। वहीं थाना प्रभारी जागरूक कर रहे हैं कि नई गाइडलाइंस जो उत्तर प्रदेश सरकार की आई है वो जनता तक पहुंचे, कि जनता उनका पालन पूरी तरीके से करे और पालन भी कराना। कि थाना प्रभारी को भी साफ साफ एसएसपी ने निर्देश दे दिए कि जो भी थाना प्रभारी लापरवाही बरतेगा, कोविड के नियमों को पालन नहीं कर पाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देर रात की बात की जाए तो देर रात जैसे सभी थाना प्रभारियों ने प्रत्येक गांव शहर में अनाउंसमेंट के द्वारा इसके कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको भी पालन कराने के लिए जनता से किया। अब देखना यह होगा कि जनता कितनी इन्हें कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको पालन करती है, मास्क लगाकर निकलती है या सोशल डिस्टेंस का पालन करती है। सब जनता भी बहुत जागरूक होना बहुत जरूरी होगा कि सरकार नियम तो बनाती है तो नियम के बाद में उनका पालन कराना अधिकारी का होता है, पर अधिकारी के साथ साथ जनता भी पालन कराने का सबसे मुख्य एजेंडा उनका ही होता है। क्योंकि अब लगातार बुलंदशहर में अब जो मास्क लगा के नहीं आ रहे थे, करीब 1.5 से 2 लाख कल शुल्क वसूला गया 1000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से, और चेतावनी दी गई दोबारा कोई मास्क नहीं लगाएगा तो 10,000 रुपए का शुल्क उनसे चालान काटा जाएगा। चलिए आपके पास वापस आऊंगी अशोक। संजय, कोई भी बीमारी हो सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि लक्षण क्या है, कोई भी बीमारी हो। आप जब कोरोना संक्रमण की बात कर लेते हैं तो छोटे से छोटे लक्षण भी पकड़ने चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते इलाज नहीं कराया गया तो बहुत बड़ा लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में इन लक्षणों के बारे में क्या लोगों को जानकारी है इस बार? क्योंकि पहले तो जो लक्षण थे सभी को पता थे कि अगर खांसी ज़्यादा आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो रहा है लोगों को, यानी कि स्वाद और सुनने की क्षमता में कमी आ रही है, तो ये कोरोना की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अब कई तरीके के लक्षण पाए जा रहे हैं इस नए वेरिएंट में। जी बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से लक्षण की बात किया जाए तो इस समय मौसम के हिसाब से जो वायरल फीवर चल रहा है तो लोगों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर ये देखने को मिला है। कई डॉक्टरों से बात करने पे ये मालूम चला कि वायरल फीवर है, इसमें कई लक्षण भी सामने आ रहे हैं। संजय, आपको यहाँ पर रोकूंगी और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इस बीच कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर। देश में ऑक्सीजन की कमी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, इसको ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। एक बार फिर से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, सरकार ने कोरोना का खतरा होते हुए भी दोगुनी ऑक्सीजन देश के बाहर भेजी है। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। 2019 से 20 में 4000 से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। के पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेज कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था
आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। आप रेमडेसिविर को देखिए, रेमडेसिविर आज एक एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 million remdesivir injections were exported. 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है। तो प्रियंका गांधी का इशारा है कि रेमडेसिविर भी जो कमी देखी जा रही है वो भी बाहर भेजी गई है और ऑक्सीजन की भी बाहर सप्लाई की गई है, जब देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ये ट्वीट भी किया है प्रियंका गांधी ने और अपने इस बयान में भी प्रियंका गांधी ने सरकार पर ये आरोप लगाए हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे इन आरोपों में कितनी सच्चाई निकल कर आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।